ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी वापस? यस सर। चलो, फ्रॉड एंड एरर्स को लेकर के स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ना, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझ लेते हैं कि भाई एक ऑडिटर की फ्रॉड्स एंड एरर्स को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्सेज और रिपोर्ट, चार उसमें इन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया टॉपिक पे, है ना। अब देखो, कोई इस चीज को समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके मिस स्टेटमेंट होते क्यों हैं। उनके होने के दो रीजन होते हैं कि भाई या तो वो एरर है, इट इज बिकॉज ऑफ एरर, और इट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉड। तो एरर और फ्रॉड में फर्क क्या है? ठीक है, एक बहुत छोटा सा फर्क है बेटा एरर और फ्रॉड में, वो है इंटेंशन का। अगर वो चीज जो जिसको आप एरर बोल रहे हो वो आपने अपनी इंटेंशन से नहीं किया है, वो अनइंटेंशनली हो गया है, ठीक है, तो उसको तो हम एरर ही मानेंगे। लेकिन फ्रॉड भी एक तरह की एरर ही है, लेकिन वो एरर इंटेंशनल है, वो जानबूझ करके करी गई है। तो जो एरर इंटेंशनल करी जाती है उसको फिर एरर नहीं हम लोग कंसीडर करते, उसको हम फ्रॉड कंसीडर करते हैं। और अदरवाइज जो एरर्स अनइंटेंशनल हुई है उनको हम लोग सिंपली यहाँ पर एरर कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब दो चीजें आपके सामने हैं, एज अ ऑडिटर आपके सामने, कि भी देखो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरर्स को ढूंढने की भी और फ्रॉड को ढूंढने की है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कि भाई एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है या नहीं है, जल्दी बताओ। है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर हमारी है सर, एरर्स एंड फ्रॉड्स को यहाँ पे डिटेक्ट करने की, बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा आएगी? क्या आपको एरर्स डिटेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी या फ्रॉड डिटेक्ट करने में? किस में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? किस चीज को डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट है? फ्रॉड। फ्रॉड को? सिमरन वैदिक, फ्रॉड को ही डिटेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट है? यस सर। ऐसा है क्यों लेकिन? क्योंकि देखो, एरर तो अनइंटेंशनल करी की अनइंटेंशनली करी गई है, मतलब आपको तो पता भी नहीं है ना कि आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपसे गलती हुई है। वो जब ऑडिटर को डिटेक्ट हुआ तो अच्छा भी एक गलती मेरे से हो गई है नाउ। लेकिन अगर ये फ्रॉड होगा तो इसको छुपाने की कोशिश करी जाएगी। एरर को आप छुपाने की कोशिश नहीं करोगे ना, वो अनइंटेंशनल है, वो आपसे हो गई, वो आगे चली गई, पकड़ में आ गई, बात खत्म। लेकिन जो इंटेंशनली एरर क्रिएट किया गया है उसको छुपाने की भी कोशिश करोगे, उसको कॉम्प्लेक्स करोगे, ठीक है। आप अकाउंट्स में हो सकता है कि इस तरीके से एरर्स क्रिएट करें कि भी एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे और ये कभी किसी को पता ना चले, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि उसको कोल्यूजन से, कोल्यूजन वर्ड का मतलब होता है जब आप एक जना नहीं बल्कि मिलजुल करके एक काम कर रहे हो तो जानबूझ करके उसको छुपाने की कोशिश करोगे। तो दैट्स वाई फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली एरर से, अनइंटेंशनल एरर से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे एक बात? यस और नो? यस सर। सो फ्रॉड को लेकर के इट इज, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया ISA 240 आपकी कुछ जिम्मेदारियां फ्रॉड को लेकर के यहाँ पे बताता है कि भाई ये इंटेंशनल एक्ट है। एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हो सकते हैं, DCWG में हो सकते हैं, या एम्प्लॉयज हो सकते हैं कंपनी के, या कोई थर्ड पार्टीज हो सकती हैं जो कि डिसेप्शन जैसी चीजों का यूज लेते हैं ताकि एक अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज ले सकें, ठीक है। ISA 240 स्पेसिफिकली फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉड को लेकर के डिस्कस करता है। अब इन्होंने कहा देखो, फ्रॉड दो तरह के हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड्यूलेंट तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, एक मिस एप्रोप्रिएशन। अब फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है भाई? ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस हम लोगों ने फिगर्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज कर दिए हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर या वर्स दिख सके, ठीक है। तो मेरे एसेट थे 100 रुपए के, मैंने 150 रुपए दिखा दिए, ये ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बेटर दिखें। मैं चाहता हूँ 100 रुपए के एसेट है उनको मैंने कम करके 10 रुपए के एसेट्स कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी फर्म कंपनी के एसेट्स दिखें लोगों को,
वर्ड्स कर दिए, इट इज कॉल्ड एज, इट इज टर्म्ड एज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल है, समझ में आ गया। यहाँ पे जब आपने सिर्फ फिगर्स को छेड़ा है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या तो अच्छा या बुरा दिखाया जा सके, एक चीज तो ये हो गई, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जब कंपनी के या बिजनेस के एसेट्स को चोरी किया जा रहा हो, हिंदी में वर्ड हमारे पास है चोरी करना, हेरा फेरी करना। ठीक है, वो कैश, अब एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, बैंक में पड़ा पैसा हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, फिजिकल दूसरे एसेट्स हो सकते हैं, तो उनको चोरी करना, इट इज कॉल्ड एज मिस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ये हमारे फ्रॉड के बारे में हो गया। ऐसे इन लोगों ने एरर को भी डिफाइन किया, इट इज एन अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब एरर ओमिशन ऑफ अमाउंट का हो सकता है, डिस्क्लोजर्स का हो सकता है ना। कोई चीज डिस्क्लोज करना हम लोगों से रह गया, या कोई अमाउंट हमने लिखना ही भूल गए, कोई गलती से लिख दिया, इट इज ऑल्सो एन एरर। कोई अमाउंट आप लिखना ही भूल गए हो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एरर। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सो आपने कुछ इंक्लूड किया है वो भी एरर हो सकता है, कुछ इंक्लूड नहीं किया है वो भी एरर हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देखो एरर किस कहाँ कहाँ अकर हो सकती है, डेटा गैदर करने में बेटा, और डेटा प्रोसेस करने में। यहां आपसे एरर हो सकती है जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे थे तब आपसे गलती हो गई, या जब उस डेटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस करने के लिए यूज में लिया जा रहा था तब उसमें हमसे गलती हो गई। आपने अकाउंटिंग एस्टिमेशन जो है वो इनकरेक्ट किया है। ठीक है, एस्टिमेशन हम लोग कई बार गलत कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, या तो हम उन फैक्ट्स को समझ नहीं पाए, ठीक है, और उन फैक्ट्स को सही से नहीं समझने के कारण हम लोगों ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया वो इनकरेक्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, या तो आपसे डेटा गैदर करने में, प्रोसेस करने में, या फिर आपने एक इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया है क्योंकि यहाँ पे आप फैक्ट्स को समझ नहीं पाए हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया फैक्ट्स का। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स जो मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, तो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल को हमने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, इन सब तरीकों, इन सब चीजों से क्या क्रिएट्स होते हैं, एरर्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. वापस से सुन लेना, डेटा गैदर करने में, डेटा प्रोसेस करने में अकाउंटिंग एस्टिमेशन इनकरेक्टली किया है ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करने में गलती हो गई है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes. अब हम लोग हमारी और डायरेक्टर की दोनों की जिम्मेदारी समझेंगे। देखो, हमारी जिम्मेदारी फ्रॉड को पकड़ने की बाद में, डिटेक्ट करने की बाद में, पहले ये इसको प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा ये प्राइमरी? इट इज द डायरेक्टर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट किया जाए। ठीक है, आगे समझ में, सीधी सी बात है, जल्दी बताओ, आगे समझ में, आगे बढ़े। Yes, sir. सिमरन, Yes, sir. ठीक है, तो इट इज डायरेक्टर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। उसके बाद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब टीसीडब्ल्यूजी एंड दी मैनेजमेंट, इन लोगों की बेटा आपकी जिम्मेदारी है। एक सेकंड रुकना, मुझे चार्जर कनेक्ट कर। हाँ चलो, तो इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब डायरेक्टर्स कैसे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं।
तो डायरेक्टर्स देखो फ्रॉड्स को रोकने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये सबसे अच्छा तरीका है ना। अभी हमने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बट हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज ये होने वाली है ना, कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। तो मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स कैसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, वो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे। दूसरा, उनको कल्चर ऑफ ऑनेस्टी क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, फोकस किस चीज पे आ गया, कल्चर पे आ गया। एक ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, एक एक्टिव ओवरसाइटेडनेस का कल्चर उनको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो अब चोरों के साथ रहोगे तो चोरी सीखोगे, यही होगा, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. अगर हम लोग, देखो वैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एक सब्जेक्ट आता है क्रिमिनोलॉजी, तो उसमें एक थ्योरी है और उसमें ये बात, ये चीज समझाई जाती है कि भाई देखो, कोई पर्सन क्राइम करने के लिए मोटिवेट जो होता है, वो क्रिमिनल बनने का उसका बहुत बड़ा रीजन उसका बैकग्राउंड है ना, कि वो कैसे बैकग्राउंड से आया है, वो किन लोगों के साथ बड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं से आपके एथिक्स और ऑनेस्टी और ये सब चीजें डेवलप होती है। तो अगर आप रहोगे ही ऐसे लोगों के साथ तो ये सब चीजें होंगी। तो अगर आपके बिजनेस में आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, और सब एम्प्लॉयज मतलब ये सब चीजें करते हैं, तो बाकी नए एम्प्लॉयज आएंगे, वो भी यही सब चीजें सीखेंगे। सीखेंगे नहीं सीखेंगे, यस और नो। Yes, sir. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर ये क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि लोग ऑनेस्टी से काम करें, और ऑनेस्टी लोग आपको देख करके ही सीखते हैं। अगर आप खुद ऑनेस्ट नहीं हो तो नीचे वाले भी ऑनेस्ट नहीं है, वो होंगे क्या ऑनेस्ट, अगर आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, खुद ही आपका एथिकल बिहेवियर नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये सुनो ऐसा। जल्दी बताओ, आप अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो क्या आपके नीचे, मतलब इसको ऐसे कंसीडर करो, अगर आप के अंदर कुछ क्रिमिनल, वो क्या कहते हैं, एक तत्व हिंदी में बात करते हैं, वो अगर आपके अंदर हैं तो आपके घर में भी जितने छोटे आएंगे वो भी आपसे यही सब चीजें सीखेंगे, होगा, ये सुनो। Yes, sir. ये होगा सर, क्योंकि फिर वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि यार मेरे बड़े भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैंने क्या गलत किया। ठीक है, तो क्या होगा कि जब डायरेक्टर बदमाश है, डायरेक्टर खुद चोरी करता है, ठीक है, डायरेक्टर सेक्स की चोरी कर रहा है, डायरेक्टर और दूसरे गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है बिजनेस करने के, तो उसके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको दिख रहा है कि ये तो खुद ही ऐसा है। जब ये सरकार को धोखा दे रहा है, जब ये और दूसरे लोगों को धोखा दे रहा है, क्रेडिटर्स को धोखा दे रहा है, इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हमने क्या, हम क्यों ईमानदार बन के रहे भाई, है ना, तो हम भी यही सब काम करेंगे। तो कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर नीचे वालों को डांट के या उनको डरा धमका करके नहीं हो सकता, वो उनको इंस्पायर करके ही हो सकता है, और वो इंस्पायर आपसे होंगे। जब आप अच्छे से काम करोगे तो नीचे वाले अच्छे से काम करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. तो कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड होते हैं, वो कैसे फ्रॉड को रोकने का और डिटेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो दो तरीके हैं। एक तो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम वो लोग बनाते हैं, उसके अलावा उनको ऑनेस्टी एथिकल बिहेवियर का कल्चर जो है वो क्रिएट करना होता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ये तो चलो ठीक है, एक बात हो ही गई। इसके अलावा डायरेक्टर्स को और क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को यहाँ पे इस बात का उनको पता होना चाहिए कि भाई फ्रॉड होने की क्या संभावना है, पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो सब चीजें ठीक है, किसी भी बिजनेस को संभालने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके मैनेजमेंट की है, उसके डायरेक्टर्स की है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बिजनेस आप ही संभालोगे, कौन संभालेगा, है ना, Yes, sir. है ना, आपका बिजनेस तो आप ही संभालोगे। तो जब इन्होंने बोला कि भाई डायरेक्टर्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि वहां उनके बिजनेस में फ्रॉड करने का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज किस हद तक जाकर के फ्रॉड कर सकते हैं, इस बात का पोटेंशियल उनको पता होना चाहिए।
और ये कैसे वो पता करेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, एक रिस्क असेसमेंट होगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट से ही वो लोग क्या करेंगे, पता कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्क असेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्क असेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को अपने बिजनेस में होने वाले एरर्स एंड फ्रॉड्स की पोटेंशियल का रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। मेरे एम्प्लॉयज किस हद तक बदमाशी कर सकते हैं, क्या वो चोरी कर सकते हैं, क्या वो फ्रॉड कमिट कर सकते हैं और किसी, तो ये रिस्क असेसमेंट खुद उनको करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. तो आपने रिस्क असेसमेंट करना है, इसके लिए आपको प्रोसीजर्स बनाने हैं। कौन बनाएगा प्रोसीजर्स? कौन बनाएगा प्रोसीजर्स? डायरेक्टर्स विल मेक द प्रोसीजर्स टू रिस्क फॉर असेसिंग द रिस्क ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, समझ में आ गया? आया ना? Yes, sir. ये हो गया। अब ये प्रोसीजर्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी दे दी? सर आपने डायरेक्टर्स की दे दी। ठीक है, अब एक ऑडिट कमेटी आ गई। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ऑडिट कमेटी का काम है, ये डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही पार्ट होती है। अभी हम लोगों ने ऑडिट कमेटी के बारे में कहाँ पढ़ा था, याद है क्या? कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने ऑडिट कमेटी के बारे में? पढ़ के आए हम, थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना? क्या नाम था थर्ड चैप्टर का? भूल गए क्या? सिमरन, क्या नाम था थर्ड चैप्टर का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ तो हाँ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा है, भूल मत जाया करो चीजें। तुम लोग घर पे पढ़ते हो, नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ना चालू किया नहीं क्या घर पे? यस सर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑलरेडी हमने ऑडिट कमेटी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी जो है वो क्या करेगी? वो ये देखेगी कि भाई डायरेक्टर्स ने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बनाए हैं, इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करने का काम करेगी। क्या करेगी? इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करने का काम करेगी कि ये प्रोसीजर्स अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. इस काम में ऑडिट कमेटी किसकी मदद ले सकती है? वो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स की मदद ले सकती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो हमारे मैनेजमेंट को मदद कर सकते हैं यहाँ पे फ्रॉड एंड एरर्स की जिम्मेदारी को पूरा करने में। अब इंटरनल ऑडिटर्स क्या क्या काम करते हैं ये आप देख लो यहाँ पे। वैसे तो हमारे पास इंटरनल ऑडिटर्स के लिए एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया, वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ये कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं यहाँ पे फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में, और उस पे अपनी रिकमेंडेशन भी ये लोग फिर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे इन कंट्रोल्स को इम्प्रूव किया जा सकता। ठीक है, इन केस अगर कोई फ्रॉड आपका डिटेक्ट हुआ है तो इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन आप इंटरनल ऑडिटर से करवा सकते हैं, है ना? कि भाई आइडेंटिफिकेशन करना, फिर किस एक्सटेंट में ये फ्रॉड किया गया है, ठीक है, कौन कौन लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, उसके बारे में रिकमेंडेशन देना ताकि आगे से इस तरीके की फ्रॉड नहीं हो। आप इनसे सरप्राइज एसेट काउंट का काम करा सकते हैं, एकदम से भेज दिया इंटरनल ऑडिटर्स को, जाओ भाई इन्वेंट्री जाके देख के आओ कि वो लोग इन्वेंट्री है भी या नहीं है, तो सरप्राइज एसेट काउंट्स में आप लोगों ने भेज दिया। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अगर होता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई मैनेजमेंट अपना काम फ्रॉड की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अच्छे से कर रहा है। इट इज डिटरेंट टू फ्रॉड इन इटसेल्फ। ठीक है, आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो अभी तक तो बेटा अपन ने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी। नेक्स्ट हमारी खुद की रिस्पॉन्स, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी दो जिम्मेदारियां हैं फ्रॉड को लेकर के। एक तो हमको फ्रॉड की वजह से कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है उस चीज का असेसमेंट करना है,
और इस असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। दो हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. अब ये असेसमेंट होगा कैसे? असेसिंग द ऑडिट, हम लोगों को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, द मटेरियल स्टेटमेंट विच मे बी कॉज बाय फ्रॉड और एरर्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ISA 240 कह रहा है। ISA 240 के अंदर क्या गिवन है? ISA 240 में हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट गिवन है। ठीक है भाई, ISA 240 हमारी इसके बारे में बात करता है। तो ISA 240 कह रहा है भाई रीजनेबल अश्योरेंस लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी तरीके के मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं जो मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स की वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेना ही नहीं लेना? यस और नो? Yes, sir. तो T240 ने आपकी फ्रॉड को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी है यहाँ पर। अब कैसे करेंगे वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ISA 240 कहता है कि भाई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को लेकर के अलर्ट रहो, अपना प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करो। 240 यहाँ पे प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म भी अप्लाई करने के लिए बोलता है कि भाई आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो। ठीक है, तो 240 में मेजरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करिए। ठीक है, तो ऑडिट, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर को फ्रॉड की वजह से होने वाले मटेरियल मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना होता है ना, रिगार्डलेस ऑफ द ऑडिटर्स प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट इंटीग्रिटी। तो कई बार क्या होता है कि देखो हम लोग किसी क्लाइंट के लिए ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। ठीक है, तो हम एज अ ह्यूमन क्या है, हमारी आदत है यार, चलो कोई किसी को हम जानते हैं तो हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं ना। यस और नो? Yes, sir. तो हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी के साथ पहले काम किया है और आपको पास उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का एक्सपीरियंस है, रिगार्डलेस आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं फ्रॉड की वजह से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज के पॉसिबिलिटीज को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ISA 240 फिर एक बात कह रहा है कि भाई ये भी कंसीडर करो, ये भी देखो कि क्या इस बात की संभावनाएं हैं, क्या इस बात का पोटेंशियल है कि मैनेजमेंट ने अपने ही बनाए गए कंट्रोल्स को ओवरराइड किया हो। ठीक है, मैंने कोई रूल बनाया, मैंने कोई कंट्रोल बनाया, अगर मैं मैनेजमेंट हूं, है ना, तो मैं उस रूल को तोड़ भी सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कंट्रोल बनाया ना, नहीं नहीं फॉलो करता मैं कंट्रोल, मैं ओवरराइड कर लूंगा क्योंकि मैं मैनेजमेंट हूं, मैं उस पोजीशन में हूं, मैं कर सकता हूँ। मुझे कौन डांटेगा? मुझे कोई डांटेगा Yes, sir. नहीं ना, मुझे कौन देखने वाला है? तो कंट्रोल्स जो हैं अल्टीमेटली ये बना भी मैनेजमेंट रहा है, और वो मैनेजमेंट उस अथॉरिटी में है कि वो उसको ओवरराइड भी कर सकता है। तो एज अ ऑडिटर सिर्फ कंट्रोल का होना सफिशिएंट नहीं होता, आपको ये इस बात की पॉसिबिलिटीज भी तलाशनी पड़ेंगी कि कहीं मैनेजमेंट अपने ही बनाए गए कंट्रोल्स को ओवरराइड तो नहीं करता है। बना तो दिए लेकिन मानता नहीं है, खुद ही नहीं मानता। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनसे कि आप एरर्स एंड फ्रॉड्स को यहाँ पे डिटेक्ट कर सके। ISA 240 में ये भी बात करी गई। ठीक है, तो ISA 240 कह रहा है रीजनेबल अश्योरेंस लेने का, ISA 240 कह रहा है प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करने का, ISA 240 कह रहा है कि ये भी देखो कि कहीं मैनेजमेंट अपने बनाए गए कंट्रोल्स को जो है वो खुद ओवरराइड तो नहीं करता, वो कंट्रोल्स जो उसने एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने के लिए बनाए और खुद ही उसको ओवरराइड कर रहा है। ये भी आपको जो है, ये भी आपकी ISA 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करता है। आगे समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ क्रिएट कर दी सर? ISA 240 में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी, रिसीवेबल अश्योरेंस लेने की, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म अप्लाई करने की। ठीक है, और पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स ये डिटरमाइन करने की सारी जिम्मेदारी क्रिएट कर दी। अभी आप ये करेंगे कैसे? ये तो यहां तक तो सर आपने बता दिया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको पूरा कैसे करेंगे? दिस विल हेल्प। ये ऐसे होगा
क्या बोला, बहुत ही सिंपल सी बात बोलिए कि भाई क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वहां फ्रॉड की वजह से कितना मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क आपका है ना। द सस्पेक्टिबिलिटी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द सस्पेक्टिबिलिटी विद द टीम मेंबर। अपनी टीम के मेंबर्स के साथ ये डिस्कशन कीजिए, ठीक है, कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड की वजह से कितने ज्यादा मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, इस बात की सस्पेक्टिबिलिटी का वर्ड हिंदी में पता है क्या होता है आपको? पता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेक्टिबिलिटी इन हिंदी? गूगल से आगे पूछोगे वैसे तो बता देगा फटाफट से। तुम लोगों को पता ही नहीं पता? नहीं पता, किसी को नहीं पता? अरे हो या गायब हो गए? नहीं सर, लेकिन यूं तो इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब होता है संदेह हिंदी में। ठीक है, आया समझ में? नहीं सुना, ये Yes. वर्ड नहीं सुना क्या आप लोगों ने पहले कभी? सिनोनिम इसका है डाउट। क्या है सिनोनिम इसका? डाउट। ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी, सस्पेक्ट का मतलब संदेह है। मुझे लगता है इस पर्सन पे, मुझे डाउट है कि इसने मर्डर किया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डाउट है कि इसने चोरी करी है, मुझे डाउट है कि इसने फ्रॉड किया है। दिस इज, इस वर्ड का मतलब सस्पेक्टिबिलिटी। आया समझ में, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. if as a engagement partner, if as a team manager, if as a performance, जो अगर आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो वो अगर आप हो तो अपनी टीम के साथ आपको जो भी सस्पेक्टेबिलिटी है वो आपको अपनी टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अब डिस्कशन में क्या क्या चीजें आएंगी? डिस्कशन में आप बात करोगे कि भाई देखो, इंसेंटिव, कोई फ्रॉड क्यों करेगा? समझने वाली बात है ना, क्यों करेगा कोई फ्रॉड? मोटिवेशन होगा कुछ ना कुछ सर फ्रॉड करने का। विदाउट मोटिवेशन कोई फ्रॉड क्यों करेगा? क्यों ये रिस्क लेगा कि कल को मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए लीगल, मुझे जेल की रोटी खानी पड़े? क्यों लेगा वो, ये बताओ। देयर मस्ट बी सम मोटिवेशन, हाँ या ना? यस। तो वो मोटिवेशन, वो इंसेंटिव, वो आप उस डिस्कशन में अपनी टीम मेंबर्स को बताएंगे। अपनी टीम मेंबर डिस्कशन करेंगे कि भाई देखो, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, प्रॉफिट रिलेटेड बोनसेस हो गए और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस है, ये इंसेंटिव्स भी आपको अपनी टीम मेंबर्स को बताने चाहिए कि भाई देखो, एम्प्लॉयज के पास ये मोटिवेशन था, ये इंसेंटिव था जिस वजह से वो फ्रॉड कर सकते थे, तो आप स्पेशली इस चीज को ध्यान में रख करके अपना काम करेंगे। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, मेरे को कितना भी मैं मोटिवेटेड हूँ फ्रॉड करने के लिए, हो सकता है मैंने पहले किया भी हो इंसेंटिव, लेकिन चोरी आप तभी करोगे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, होगा ये, यस और नो? हाँ या ना? अगर आप अपने घर पे ताला लगा के नहीं निकलोगे बाहर तो चोर के पास तो बहुत आसान तरीका है ना चोरी करने का, कुंडी तो खोलनी है उसको, यस और नो? यस सर। ठीक है, और आप अपने घर में लॉक भी लगा के रखते हो, सीसीटीवी कैमरास भी रखते हो, और भी दूसरे आपने अपने घर के चोरी होने से बनाने बचाने के लिए और भी कुछ कंट्रोल सेटअप कर रखे हैं, तो चोर को डर लगेगा। वो है तो मोटिवेटेड कि हाँ भाई मेरे को चोरी करनी है, लेकिन उसको डर लग रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना? यस और नो? तो योर नेग्लिजेंस इज देयर अपॉर्चुनिटी। अगर आप नेग्लिजेंट हो तो वो आपका फायदा उठाएंगे ही सही, है ना? यस और नो? यस सर। इसी तरीके से अगर आपको ये दिख रहा है कि कंट्रोल्स इनफेक्टिव हैं इंटरनल, तो ये उन चोरों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए ये चीजें टीम से डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट का एटीट्यूड, कि भाई उनका क्या एटीट्यूड है, कैसे वो लोग इस चीज को लेकर के कितना खुद से, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं हिंदी में, सजग, कितना खुद से वो लोग ध्यान दे रहे हैं, कितना खुद से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो नेग्लिजेंट है या नहीं है, वो आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ तक, यस और नो?
यस सर। इसके अलावा और कैसे हम लोग करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई मैनेजमेंट खुद कैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। मैनेजमेंट से पूछो, है ना। काम तो मैनेजमेंट का है ना, रिस्क को रोकने, फ्रॉड को रोकने का, कि आपका काम है, किसका काम है ये, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट से पूछो कि भाई मैनेजमेंट मिस्टर, आप कैसे अपने यहाँ पे फ्रॉड को रोकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को उसके, ये आप हमें बताइए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पूछा मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर्स, TCWG, ठीक है, उन सब से पूछो कि क्या उन्हें किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में पता है, ठीक है, या उनको डाउट है, क्या उनको संदेह है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। तो उनसे पूछे कि अगर इस तरह की एक्टिविटी के बारे में पता है तो हमें बताइए। ठीक है। कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे तो जहां भी अनयूजुअल रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, वहां उस रिलेशनशिप को देखने के बाद उसको कंसीडर कीजिए क्या यहाँ फ्रॉड हो सकता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एवरेज सैलरी हम लोग पर एम्प्लॉय 25,000 रुपये देते हैं, ठीक है, और हमने 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी है। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो, बताओ कि क्या आपका डाउट क्रिएट होगा यहाँ पे कि फ्रॉड हो रहा है, नहीं हो रहा। पर मंथ कितनी हुई सैलरी एवरेज सैलरी के हिसाब से? जल्दी बताओ भाई, कितनी हुई? 10 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी के हिसाब से कितनी होती है सैलरी महीने की? जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हिया, सिमरन, वैदिक? यस सर, आ रही है। हाँ तो बताओ ना। एवरेज सैलरी अगर 25,000 रुपए, टोटल 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो महीने में कितनी सैलरी दे रहे हो आप उनको? 2,50,000। लाख 50,000। हाँ, तो इतना क्या टाइम लग रहा है बताने में? लेकिन बुक्स कितना कह रही हैं कि पर मंथ कितना दे रहे हो? 4 लाख। तो 4 लाख। हाँ, ये एक सिंपल आपने एनालिटिकल स्टडी करी, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है कुछ इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 4 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है और जबकि एवरेज सैलरी, तो ये इट इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, किया जा रहा है। हो भी सकता है सही में 4 लाख रुपए सैलरी जा रही होगी, 25,000 तो एवरेज सैलरी है ना। बट फिर भी एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे हमको दिख रहा है कि हमारे एवरेजेस से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हमको यहाँ पे इसको कंसीडर करना चाहिए, इस मैटर को हमको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस यस। सर। सो देयर माइट बी सम चांसेस ऑफ फ्रॉड, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। इस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कहीं पे अनयूजुअल रिलेशनशिप हो तो वहां फ्रॉड की संभावनाएं देखनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स इन लोगों ने बताए, बेटा ये ध्यान से पढ़ लेना, है ना। फ्रॉड के स्पेसिफिक हैं ये, कि कहीं फ्रॉड हो रहा अगर हो रहा होगा तो आप कैसे उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज रिव्यू करनी चाहिए, मीट टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड और अनऑथराइज जर्नल एंट्रीज, तो ऐसी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो कि मीट टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स, तो ऐसी जर्नल एंट्रीज जो कि फिगर्स को मैनिपुलेट करने के लिए की गई हैं, या फिर ऐसी जर्नल एंट्रीज जो कि अनऑथराइज हैं, या एडजस्टमेंट जो कि अनऑथराइज है, उनको आप रिव्यू कीजिए। ठीक है, पहली चीज इन लोगों ने बताई। अब इसके अलावा इंक्वायरी एक प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है, कि भाई अगर अनयूजुअल, देखो आपको ये पता चला कि भाई किसी तरह की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, तो अब आप क्या करोगे? वॉट यू विल डू, आप इंक्वायरी करोगे, आप पूछोगे कि भाई इस अनयूजुअल एक्टिविटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये आप पूछोगे, नहीं पूछोगे मैनेजमेंट से भाई हमें बताओ कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हुआ है, जल्दी बताओ कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ना। यस बात सर। करेंगे, देखेंगे क्या काम करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स अगर किए गए, ये ऐसी मैनिपुलेटिव जर्नल एंट्रीज करी गई हैं, तो कौन लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। ठीक है।
इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हमें जो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में एडजस्टमेंट्स और जर्नल एंट्रीज करी गई होती है ना, ऐसी एंट्रीज को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब साल खत्म हो जाता है तो साल खत्म होने पे मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट किया, कोई जर्नल एंट्रीज पास करी, तो ऐसी एडजस्टमेंट्स और जर्नल एंट्रीज को आपको सेलेक्ट करके रिव्यू करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, yes sir. sir. ठीक है, एट द ईयर एंड, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस उसी टाइम पे होते हैं कि भाई, क्योंकि चीजें अगर फिगर्स मैच नहीं हो रहे होंगे, टारगेट मैच नहीं हो रहे होंगे, जो टारगेट उनको अचीव करना, तो हो सकता था कि कुछ जर्नल एंट्रीज उन लोगों ने फॉर्ज करी हो, कुछ एडजस्टमेंट जानबूझ करके करे हो, ताकि बुक्स में जो ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो उसको अकॉर्डिंगली जैसा वो चाहते हैं वैसा उसे बना पाए, वो एडजस्टमेंट्स हो सकता है उस टाइम पे किए गए। इसके अलावा थ्रू आउट द पीरियड, मतलब क्या पूरे साल की जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना जरूरी है, ये आपको देखना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes Yes, sir. sir. ठीक है, इसके अलावा आपको मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को रिव्यू करना चाहिए कि कहीं वो बाइस्ड तो नहीं है। क्या मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशन लिया है उस एस्टिमेशन को अपने आप को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जैसा वो दिखाना चाहते थे वैसा दिखाने के लिए कहीं एस्टिमेशन को गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं लिया है? मतलब मैं चाह रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट ज्यादा दिखें, तो मैंने डेप्रिसिएशन के लिए मेरे एसेट की लाइफ को ज्यादा कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि कम मैंने जितनी ज्यादा लाइफ कंसीडर करोगे उतना हमारा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये सुनो, yes sir. है ना? सबको समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ या ना? Yes, sir. डेप्रिसिएशन बहुत डिपेंड करता है कि आपने अपने एसेट की एस्टिमेशन, लाइफ का एस्टिमेशन कितना की है। जितना लंबा एस्टिमेशन करोगे उतना डेप्रिसिएशन कम होगा, उतने प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे। तो मैं चाहता था मेरे प्रॉफिट ज्यादा दिखे, तो इसलिए मैंने जो एस्टिमेटेड लाइफ का एस्टिमेशन था वो 22 होकर के लंबा लिया। ठीक है, तो ऐसे अगर एस्टिमेशन है, मतलब है तो नहीं, हमें नहीं पता है या नहीं, पर हमें मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को रिव्यू करना चाहिए कि वो बाइस्ड तो नहीं है। ठीक है, अब एस्टिमेशन किसके बेसिस पे लिए जाते हैं? वो हमेशा किसी ना किसी यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ बेस होता है, तो वो जो भी बेस लिया गया है उसकी रीजनेबलनेस का को इवेल्युएशन करें। मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स लिए हैं, ठीक है, एक आ रही है बात समझ में? रीजनेबल मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जब कोई एस्टिमेशन लिया होगा तो आपने कैसे ही एस्टिमेट किया भाई, क्या ग्राउंड्स आपके पास थे, क्या आधार थे, तो और जो जजमेंट्स आप लोगों ने लिए वो कैसे लिए, तो उसकी रीजनेबलनेस को इवेल्युएट आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. yes ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट रिफ्लेक्टेड। इवन इन्होंने क्या बोला कि जो पीरियड अंडर ऑडिट है वो तो उसमें जो जजमेंट्स इन्होंने लिए हैं वो तो ठीक है। अब इससे पहले का पीरियड ना, से फॉर एग्जांपल 2023-24, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इस ईयर की भी हमको क्या करने चाहिए? जजमेंट्स का रिट्रोस्पेक्टिव पीछे जाकर के भी ऐसे मैनेजमेंट के जजमेंट जो कि पिछले साल लिए गए थे इनको रिव्यू, तो क्यों आपको क्या टेंडेंसी पता चल जाएगी, क्या मैनेजमेंट हमेशा इसी तरीके से करता है क्या? पिछले साल भी ऐसे ही किया था, इस साल भी फिर ऐसे ही करोगे? आया ना? यस और नो? yes ठीक है, इसके अलावा ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर किए गए, मतलब जनरली ऐसे ट्रांजैक्शन होते नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कीजिए। ठीक है, आपको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि फ्रॉड को डिटेक्ट करने की और प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। ठीक है, उन्होंने मैनेजमेंट को फ्रॉड रिस्क के बारे में डिस्क्लोजर दिया, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को डिस्क्लोजर दिया है यहाँ पे, सारे सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में डिस्क्लोज किया है। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके का एलिगेशन ऑफ फ्रॉड है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे एलिगेशंस मैनेजमेंट ने ऑडिटर्स को डिस्क्लोज किए। इस बात का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है, आप बस बोल रहे हो कि हमको लिख के दे दो ये सब चीजें, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, इंटरनल कंट्रोल आप बताओगे,
फ्रॉड रिस्क असेसमेंट जो भी था मैनेजमेंट ने किया था वो हमको आपने बता दिया, कोई फ्रॉड हो रहा था सस्पेक्टेड वो आपने बताया, कोई फ्रॉड का एलिगेशन था यहाँ पे जिसमें आपको लगता था कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, ये सब चीजें आपने डिस्क्लोज करी। तो बेटा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है मैनेजमेंट से, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है। देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मीडियम स्टेटमेंट, अब इन्होंने यहाँ पर वैसे ही बात मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी कि आप कुछ भी कर लो, यहां पे फ्रॉड होने का अनअवॉइडेबल रिस्क होता है। ऑडिटर कितना भी ध्यान से काम कर लेगा ना तो भी यहाँ पे फ्रॉड होने का बेटा अनअवॉइडेबल रिस्क है। वो क्यों है? क्योंकि फ्रॉड को इस तरीके से किया जाता है कि वो दिखे ना, है ना, वो कैसा है, वो तो बेवकूफों वाला काम हो गया ना अगर फ्रॉड आपने इस तरीके से किया और लोगों को बहुत आसानी से पता चला गया। तो आपने फ्रॉड करोगे तो उसको कंसील करने की कोशिश करोगे, इसलिए ये अनअवॉइडेबल रिस्क प्रेजेंट होता है। ऑडिटर कितनी भी कोशिश कर ले, देयर आर सर्टेन चांसेस कि फ्रॉड डिटेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको किया ही इस तरीके से किया है कि वो दिखे ना, वो कंसील ना हो। आ गया समझ में बेटा, यस और नो? यस। और फ्रॉड डिटेक्ट आपको होगा नहीं होगा वो डिटेक्ट डिपेंड करता है कि भाई कौन, जिस पर्सन ने किया है वो कितना स्किल्ड था, कितने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, दैट इज कल्यूजन। अमाउंट का मैनिपुलेशन कितना है, बड़ा अमाउंट होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स के फ्रॉड बहुत मुश्किल होते हैं। किस सीनियरिटी के लेवल पे वहां पे फ्रॉड किया गया, ज्यादा सीनियर लोग होंगे तो वो सारी चीजें। आ गया समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे बेसिक बेसिक फ्रॉड अपना कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का फ्रॉड बचा है, दैट इज रिपोर्टिंग। ठीक है, ये मैं पढ़ा दूं, 5 मिनट लगेंगे, कंप्लीट ही हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर है ना, पढ़ा दूं ना ये, यस। आज Okay, की sir. बात हूँ। हाँ, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग क्या है कि देखो, अगर ऑडिटर को किसी तरह का फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो सबसे पहले किसको बताएगा? ठीक है, तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आपको बताना पड़ेगा अगर ऑडिटर को फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है। देखिए ना, देखो देखो, अगर बिल्कुल अ, मजदूर लोग कर रहे हैं तो उनको सुपरवाइजर को बताओ, सुपरवाइजर कर रहा है तो मैनेजर को बताओ, मैनेजर कर रहा है तो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, बोर्ड को बताओ, सॉरी बोर्ड कर रहा है तो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो? यस। तो जिस स्तर पे आपको फाइंड हुआ उससे ऊपर के लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमको ये बताना चाहिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो टीसीडब्ल्यूजी होता है। ठीक है, और अगर अब अगर हमारे ऑडिटर को ना यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी के लोगों पे ही इंटीग्रिटी पे डाउट है, उसको लगता है कि भाई मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट बदमाश है, यहाँ तो जो चार्ज विद गवर्नेंस है बेसिकली, जो स्पेसिफिकली हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, इन ये तो खुद ऑनेस्ट नहीं है, ये तो खुद झूठे लोग हैं, बदमाश लोग हैं। तो ऐसे केस में आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है स्टैंडर्ड्स इस बारे में साइलेंट हो, उतना ज्यादा आपको नहीं पता। तो अगर आपको कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, टीसीडब्ल्यूजी के लोगों पे आपको विश्वास नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको किसी अच्छे एडवोकेट से लीगल एडवाइस लेनी चाहिए जो कॉर्पोरेट लॉस के बारे में समझता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। इन इन जिम्मेदारियों के अलावा ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द अक्रेंस ऑफ अ सस्पिशियस टू अ पार्टी आउटसाइड द एंटिटी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अब ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता तो चला है, ठीक है, तो ऑडिटर को साथ साथ ही देखना चाहिए कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करने की, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ी बात है। आप क्लाइंट के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, बता सकते हो क्या, यस और नो? नो No, सर। sir. नहीं, हम कॉन्फिड हमने ऊपर पढ़ा है एथिक्स के अंदर कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ा मैटर होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बाय लॉ आर वी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस मैटर टू अ थर्ड पर्सन। हो सकता है कोई फ्रॉड वाकई इतना बड़ा हो कि आपको यहाँ पे उसको सरकार को, गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़े और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली गई हो बाय लॉ, तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए। आया समझ में यहाँ पे, जैसा और नो? यस सर। Yes, sir. तो आपको लीगल काउंसिल से मिलो और देखो कि कहीं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करना पड़े। ठीक है, और अगर फ्रॉड का मटेरियल, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, फ्रॉड का मटेरियल इम्पैक्ट यहाँ पे कहाँ आ रहा है,
मटेरियल इम्पैक्ट बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो जब फ्रॉड का मटेरियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है तो ऐसे केस में ऑडिटर को ओपिनियन को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस। ठीक है, और ये ओपिनियन मॉडिफाई होगा और ऑडिट रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों ऑडिटर ने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया है, ताकि जिससे शेयर होल्डर्स को ये पता चले कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ है और वो क्या है इस फ्रॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? सो यू हैव टू रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है तो टीसीडब्ल्यूजी और उसकी भी इंटीग्रिटी पे डाउट है तो लीगल एडवाइस लो। और साथ साथ ये देखो कि कहीं थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को रिपोर्ट करने की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या नहीं। एंड अगर फ्रॉड का मटेरियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है देन वी नीड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एंड विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव मॉडिफाइड योर ओपिनियन, है ना, वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कल लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया भाई आज की क्लास में, या कोई डाउट है? Yes, sir. चलिए फिर क्लास को खत्म करते हैं, कल पढ़ लेना इस चीज को, पढ़ के आना, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करना, आगे पढ़ेंगे लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक सो है, ऑडिटर इंश्योरेंस का कैप्लिन किट भी है? क्या है? कैप्लिन किट कैप्लन कितनी है? है क्या? मेरे पास नहीं आया है इसलिए। तो अब ये फिर पढ़ कैसे रही हो तुम? नहीं नहीं, जो एग्जाम किट होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरे पास बीपीपी का है, दूसरे वाले का है। कैप्लन का नहीं दिया क्या? उनसे बोलना ना, एकता मैम से दे देंगी आपको, है ना? यस सर, सो दो टोटल 2 किट है ना एग्जाम किट। हाँ, एग्जाम किट है और एक स्टडी किट है। ठीक है, और टोटल अपने 12 ही चैप्टर्स हैं, 6 कंप्लीट हो जाएंगे, आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया इस वीक, है ना? यस सर। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। थैंक यू Thank you, sir. सर।